नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर की पेज नंबर 109। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में 109 पेज पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ उसके बारे में बात होगी। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, जब कोई सिंगल जो लेविस स्ट्रक्चर है, सिंगल लेविस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल को प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं कर पाता है तो उसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर और बनाते हैं और वो उससे हम डिस्क्राइब करते हैं कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये या फिर इन तीनों का या इन दोनों का हाइब्रिड हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, यानी जो अलग अलग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसे कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझेंगे ओजोन के केस में। ओजोन जैसा कि आप सभी जानते हैं, का ये देखिए यहां से फिर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, फिर यहां ये सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब इस समय इसके पास लोन पेयर अगर आप देखेंगे, चूंकि ये डबल बॉन्ड प्रॉपर रख रहा है, ठीक, ये डबल बॉन्ड क्या है इसके पास प्रॉपर है, तो यहां कितना इलेक्ट्रॉन पेयर होगा? 2। चलिए इसमें चूंकि ये क्या है, एक सिंगल बॉन्ड, यानी ये वाला इसने दे दिया तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला ऑक्सीजन इसको पूरा पूरा दे देता है, इसलिए इसके पास कितने लोन पेयर हो जाते हैं? 3, और इसके पास 1। अब जब अगर बॉन्ड पैरामीटर की अगर हम बात करें कि बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ, तो आप पाएंगे कि इसकी जो होती है 148, जैसा कि इसमें दिखा भी गया है, और इसकी 121 पिकोमीटर ये होती है। ये रही बात। इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा, हम कह सकते हैं कि यानी ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास क्यों हो जाए, यानी डबल हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड डबल हो, ये सिंगल हो, जैसे यहां डेटिव दिखाया गया है, ये इस बॉन्ड को कहते हैं डेटिव बॉन्ड, ठीक है ना, देने वाला, ठीक है ना, यानी ये डोनेट किया हुआ है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन, यानी इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, और इसका भी 2 2 4 2 6, और ये जिसने लिया 2 8। ठीक, इस तरीके से। तो अब ये हो सकता है कि जो ऑक्सीजन का अगर नंबर दें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हो सकता है कि 1 2 के बीच में जो बॉन्ड है वो अब इसके 2 3 के बीच में चला जाए। तो एक स्ट्रक्चर हम क्या बना लेंगे इसका, इसी सेम इसी तरह से सब कुछ, बस इसी को पलट देना होगा, यानी ये देखिए इधर ऑक्सीजन आ जाएगा, इसके पास 3 लोन पेयर, और ये इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से। ठीक, अब जो बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर की थी, अब वो यहां पे कितने की हो गई? 121। बस ध्यान से सुनिए, और फिर ये 148 इस तरीके से, यानी ये और ये क्या है इसके कैनोनिकल, यानी कोई सिंगल लेविस स्ट्रक्चर पूरी तरह से मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, बल्कि उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। हो सकता है कि डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में हो, या हो सकता है इसके बीच में हो, यानी ये एक सिंगल बॉन्ड इस तरीके से दिखाया जा सकता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के कहेंगे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बन सकता है। कैसे? कहेंगे इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी इसको 3 लाइन से डिनोट किया गया, जैसा कि उसमें दिखाया गया है एनसीईआरटी किताब में, आपकी बहुत प्यारी बुक, उसमें कैसे दिखाया गया यहां पर, ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखिए, ये ऐसे दिखाया गया, एक ये दिखा दिया गया, फिर एक ये, और यहां पे एक 3-4 लाइन से इसको ऐसे डिनोट कर दिया गया, डॉटेड लाइन से, इस तरीके से कह रहे हैं। ये देखिए यहां पे ये इस तरीके से या फिर इस तरीके से ये हो सकता है स्ट्रक्चर, ठीक। और उसके बाद इनके लोन पेयर वगैरह नहीं दिखाया गया। उसके बाद कह रहे हैं कि ये देखिए 128 बॉन्ड लेंथ कितनी, 128 पिकोमीटर ये भी, और ये 128 पिकोमीटर। कंसेप्ट पहले समझिएगा पूरा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अगर यहां नाम दे दिया जाए कि ये 1 था, ये 2 था, और ये क्या है 3, तो ये जो 1 और 2 है ये दोनों क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या फिर इसी को कहा जाएगा, एक नाम दिया जाएगा रेजोनेंस का, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यानी क्या नाम दे दिया जाएगा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये क्या है? कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये क्या है इसका? इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी 1 और 2 आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और 3 है वो क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यानी इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का ये वाला और ये वाला क्या है? कैनोनिकल। अब चलते हैं जरा डेफिनेशन पे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। कह रहे हैं कि व्हेनेवर अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर, यानी कोई एक अकेला लेविस स्ट्रक्चर, बात को समझिएगा, कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, है ना, पूरी तरीके से अगर वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा सही, तो यहां बताया जा रहा है कि ए नंबर ऑफ, यानी नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी,
यानी इन दोनों की एनर्जी सिमिलर। कौन और क्या चीज, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई सिमिलर, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स या पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब सिमिलर, ठीक है ना। यानी इसका मतलब नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर विथ सिमिलर एनर्जी एंड विथ सिमिलर एनर्जी, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, एनर्जी को अलग पढ़िए उसके बाद तब आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। विथ सिमिलर एनर्जी कामा पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है एक दूसरे के कैनोनिकल, बात समझिए, एक नया नाम दिया गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड, यानी इस हाइब्रिड का ये दोनों है कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें कि इसकी और इसकी एनर्जी सिमिलर है, सभी के पास पहली बात है एनर्जी सिमिलर, पोजीशन सबकी न्यूक्लियाई की सिमिलर, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर सब सिमिलर, ठीक है ना। अब कह रहे हैं क्या, ये जो हाइब्रिड है यानी ये जो होते हैं ना कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये डिस्क्राइब करता है मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली। क्लियर? फिर से डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं व्हेनेवर अ सिंगल लेवल स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब, ठीक हम बात समझ गए। तो यानी यहां पे क्या बता रहे हैं, यानी ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विथ सिमिलर एनर्जी सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, हम ये कह सकते हैं, यानी सिमिलर बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक, आर टेकन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में लिया जा सकता है किसका, ऑफ हाइब्रिड, एक किसी हाइब्रिड का, ठीक, विच डिस्क्राइब मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, और ये क्या है मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं क्या, ठीक, द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब किसकी वजह से होता है, अब इसको समझेंगे, पूरी कहानी क्लियर है। तो यानी ये क्या है, कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो यहां पे लिखेंगे आप, यहां पे लिख लीजिए, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पहला, और दूसरा क्या है, कहेंगे ये है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जबकि थर्ड क्या है, कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। बात समझ में आ गई, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, एकदम आराम से, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए इतनी बातें नोट करिए, अब चलते हैं इसका इफेक्ट, जो डेफिनेशन इन्होंने बताई और जो कहानी इन्होंने बताई, ठीक है ना। चलते हैं, अब चलते हैं क्या होता है इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे है, पढ़ते हैं यानी कि इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक। पेज जैसे ही आप पलटेंगे, पेज नंबर 1010 पे, इन जनरल इट मे बी स्टेटेड दैट, ठीक, लिखा हुआ 1010, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो कहानी है ये वहीं से आई, कहां से आई, कहेंगे एनसीईआरटी से, सेम सब कुछ एनसीईआरटी से है। कह रहे कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल एज, यानी रेजोनेंस क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। कैसे करता है अभी बता रहे हैं, यानी रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबलाइजेस, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। देखिए स्टेबिलिटी का एक रूल होता है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी सबसे कम है तो वो यानी कि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट अब हम यहां देखते हैं। देखिए द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी जो रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर अभी बना था ओजोन का, उसमें से जो तीसरा वाला स्ट्रक्चर था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो थर्ड वाला था क्या, वो रेजोनेंस हाइब्रिड था। तो हम कहेंगे द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन, हमेशा कम होती है, याद रखिएगा, लेस देन, ठीक है ना, द एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यानी जितने भी आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें से जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड उसका बना लेंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड वाले की एनर्जी सबसे क्या होगी, कम होगी, यानी लेस देन। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाइए उनकी एनर्जी हमेशा हाइब्रिड स्ट्रक्चर से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। तो कह रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दैट इज, हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी अगर आपको बतानी हो किसी मॉलिक्यूल को तो एक कंसेप्ट ये भी है कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा हो तो हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल का दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है, मिनिमम 2 हो सकता है, ठीक, और मैक्सिमम 4-5 इस तरीके से होगा। तो कोई मॉलिक्यूल ए है जिसमें जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 बन सकता है, कोई मॉलिक्यूल बी है जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर 3 बन सकता है, कोई मॉलिक्यूल सी है जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4 बन सकता है। तो जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते जाएंगे उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी।
इसलिए हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी इसको समझते हैं कैसे, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद कुछ और नोट्स और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एप्लीकेशन और कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं अभी देखेंगे। चलिए आगे बता रहे हैं कि जैसे आप देखिए कि आपको मिलेगा, जब आप चार्ट देखेंगे तो आप एनर्जी बता रहे हैं कि एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ O3, बहुत ध्यान से एनसीईआरटी की लाइन है, ये सब स्टेटमेंट में आती है। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ O3 इज लोअर देन आइदर ऑफ इट्स टू कैनोनिकल फॉर्म। ये फर्स्ट और सेकंड वाले फॉर्म से जो हाइब्रिड वाला है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, अब जो ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड अभी हमने देखा, उसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर देन, ठीक, क्या होती है, कम होती है, किससे, आइदर ऑफ इट्स टू कैनोनिकल फॉर्म। जो कैनोनिकल फॉर्म हमने देखा ना, देखिए ऊपर बनाया भी गया फिगर पे 109 पे, फिगर जो बनाया गया है फर्स्ट और सेकंड, ये इसके कैनोनिकल फॉर्म है, और जो तीसरा है वो क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो उसकी एनर्जी, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ओजोन की, उसकी एनर्जी इन दोनों से कम है, जैसा कि वो बता रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी के लिए क्या, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब हम बात करेंगे कुछ नोट्स की। नोट्स में हम देखेंगे कि ये क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें रेजोनेंस होने की और नहीं होने की, ठीक, और रेजोनेंस में क्या होता है। तो कुछ नोट्स लिख लीजिए और ये पूरी कहानी इसको नोट करिए पहले। चलिए अब इसके हम कुछ नोट्स की हम बात करेंगे, ठीक। नोट्स में क्या क्या लिखा है वही चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी में है सेम यही यहां दिया हुआ है, कुछ सेकंड बुक जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सम बेसिक कांसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे दिया हुआ है। उन्हीं सारी बातों को एक साथ हम पढ़ रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि जो कैनोनिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसकी कोई वास्तविकता नहीं है, यानी उसकी सच्चाई नहीं है कि वो उस तरह से होता है, ठीक, ये बात समझ आ गई। यानी कैनोनिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। दूसरी बात बता रहे हैं कि द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, फॉर ए सर्टेन फ्रैक्शन, यानी किसी क्षण के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है ना, फॉर ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, ठीक, इन एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल, जो आप मॉलिक्यूल अगर ओजोन आप पढ़ रहे हैं कि ओजोन है, CO2 है, N2O है, CO है, NO है, यानी इन सब में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। जब इसके रेजोनेंस यानी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मॉलिक्यूल, ये कतई मतलब नहीं है इसका, ये दिमाग में बिल्कुल हमें नहीं डालना है, या बिल्कुल हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या इसी हो सकता है कि इस फॉर्म में कुछ देर तक रहता हो मॉलिक्यूल। जैसे आपने ओजोन का बनाया तो आपको ये दिक्कत, इसके लिए जैसे आपने ओजोन का बनाया था ना, ये एक बार ये यहाँ पे ऑक्सीजन, एक बार यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके लिए एक बार फिर यहाँ पे कह दिया था कि एक बार यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, है ना। इसको कहा था आपने फर्स्ट, इसको कहा था सेकेंड, ठीक। तो आप बात को समझिए, कैनोनिकल फॉर्म है नो रियल एग्जिस्टेंस। ये जो कैनोनिकल फॉर्म है इनके कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं, यानी वास्तव में इस तरीके से मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करते। आगे बता रहे हैं कि द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी मॉलिक्यूल किसी भी क्षण, यानी अगर ना क्षणिक, थोड़ी देर के लिए इस फॉर्म में फिर थोड़ी देर के लिए इस फॉर्म में, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस लाइन का मतलब ये है, यानी द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यानी किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में वो किसी भी टाइम इस तरीके से या इस तरीके से नहीं हो सकता। यानी कैनोनिकल फॉर्म क्या है, कहेंगे हाइपोथेटिकल फॉर्म है। अब पूरा रेजोनेंस क्या है, हाइपोथेटिकल फॉर्म की बात करेगा, बार बार कहेगा इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है मॉलिक्यूल को, उससे बेटर एक्सप्लेन कर रहा है कि जो कि सिंगल लाइफ स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाता था, इसलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है प्रॉपर। तो ये कहानी यहां से है, यानी द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देयर इज नो, अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम, यहां कोई इक्विलिब्रियम नहीं है इसके बीच में, यही बता रहे हैं कि देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म लाइक एज, जैसा कि होता है टाटोमेरिक फॉर्म में, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म में। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म क्या होती है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब, है ना। यानी कीटोन से फिर एल्कोहल में बनने की प्रोसेस है, कीटोन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, एल्कोहल कीटोन में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाटोमेरिज्म। और टाटोमेरिज्म के लिए क्या जरूरी होता है, डबल बॉन्ड का होना जरूरी होता है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है ना। ये वाली कहानी वहां भी लागू होगी, ठीक। यानी देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम, यहां पे ये इक्विलिब्रियम नहीं है इन दोनों में, जैसा कि टाटोमेरिज्म में कीटो इनॉल टाटोमेरिक फॉर्म में होता है, या उनके टाटोमेरिक फॉर्म में इक्विलिब्रियम होता है, यहां ऐसा कुछ कैनोनिकल फॉर्म में कि इसके बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, ऐसा नहीं है, इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पहली बात तो किसी भी क्षण यानी किसी भी टाइम पर, यानी सर्टेन फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन टाइम के लिए भी ये नहीं होते, ठीक, ये केवल बनाए जा रहे हैं।
आगे अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या क्या होता है। कह रहे हैं कि ड्यूरिंग रेजोनेंस पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स मस्ट बी सेम। जो उनकी पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके इधर या उधर बना दिया, देखिए सभी की पोजीशन सेम है, सभी की पोजीशन सेम है। अभी इसको और हम लोग अच्छे से समझेंगे। कह रहे पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स मस्ट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। याद रहेगा बिल्कुल। ड्यूरिंग रेजोनेंस पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स मस्ट बी सेम। कह रहे नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो या नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेयर ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। याद रखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम। यानी सब कुछ सेम होना चाहिए, उनकी पोजीशन एटम की वो भी सेम हो। बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड, ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए। याद रहे कुछ भी इधर उधर ना हो। आप भले ही एक से अधिक, देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल कितने बॉन्ड है इसमें, 3, यहाँ पे 3, ये ऑक्सीजन यहाँ है, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये ऑक्सीजन यहाँ, कुछ बदलना नहीं चाहिए। यानी नंबर्स ऑफ बॉन्ड या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। आगे बता रहे हैं कि इन सम मॉलिक्यूल, अब ये देखिए सबसे खतरनाक बातें अब चलेंगी। अब थोड़ा सा इस पे गौर करने वाली बात यहीं से, अब वो डिफिनीशन भी समझ में आएगी, स्ट्रक्चर भी समझ में आएंगे, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। कैसे? इन सम मॉलिक्यूल जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, ठीक, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड Cn-, ये सब क्या सोच करते हैं, इनमें रेजोनेंस होता है, इनमें भैया होता है रेजोनेंस। कह रहे हैं इन सम मॉलिक्यूल लाइक CO2, N2O, CO और Cn-, साइनाइड माइनस जिसको कहेंगे Cn-, रेजोनेंस इज ड्यू टू, है ना, सो रेजोनेंस, इनमें होता है रेजोनेंस इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। यानी कहेंगे क्या, इसमें रेजोनेंस क्यों होता है, कहेंगे ड्यू टू इंटरेक्शन, बात को समझिए, CO2, N2O, CO और Cn- में रेजोनेंस क्यों, कहेंगे इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम समझेंगे, जैसे यहां पर CO2 का एग्जांपल लिया गया है, ठीक, आपकी बुक में भी है, कह रहे हैं यहां पे CO2, ठीक, आप CO2 बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेंगे, कहे नहीं बना लेंगे, ठीक, एक इधर बना लीजिए और एक ऑक्सीजन इधर बना लीजिए, ठीक। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर है। अब देखिए, सावधानी से समझिए इस बात को, बड़े आराम से, कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये CO2 है, इसको थोड़ा सा इधर दिखा दे रहे हैं, अब फिर उसके बाद और एग्जांपल भी हम लोग समझेंगे। यह है CO2। हमसे क्या कहा जा रहा है कि देखिए जब पाई बॉन्ड, और यहाँ पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह रहे हैं जब इसमें इंटरेक्शन होगा, किस टाइप का इंटरेक्शन होगा भैया, या तो अट्रैक्ट करो इलेक्ट्रॉन को या रिपेल करो, यही तो हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो अगर ये पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर ले ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड उठ के यहां चला जाता है, ठीक। ठीक इसी तरीके से यहां पर हो जाए इस वाले केस में कि ये वाला ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट कर ले, इस पाई बॉन्ड को, और ये वाला ऑक्सीजन, सॉरी, ये वाला बॉन्ड उठ के यहां चला है पाई बॉन्ड की भरपाई करने के लिए, ये यहां चला है। तो इसके कुल कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 2। बड़े सावधानी समझिएगा, ये लोन पेयर थोड़ी देर के लिए आप इधर बगल में बना लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मतलब जो ये जो पहली वाली जो सिचुएशन है, इसमें स्ट्रक्चर अब कैसा हो जाएगा, इसके लिए अगर आप देखें तो यहां पर, यानी ये वाला बॉन्ड कहां जा रहा है, इसके पास, इसका मतलब ये पहले तो 2, 2, 4, 2, 6, तो 8 तो पूरा था, फिर ये बॉन्ड पूरा यहां शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब C बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, फिर ऑक्सीजन बना लेंगे, है ना, और फिर ये देखिए उठ के यहां आया है, यानी इस ये डबल बॉन्ड, भाई इसके सर पे तो आएगा नहीं लोन पेयर लेके, वरना स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड उठ के यहां आ गया, यानी इसका मतलब यहां डबल बॉन्ड भी हो गया इसके पास, ये देखिए इसकी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो सारे के सारे कहां उठ के आ गए, यहां पे आ गए, ठीक, यानी नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद देखिए इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहां पर हम ऑक्सीजन को ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी इसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऊपर वाले केस में इसके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बड़ी सावधानी से इन बातों को समझिए।
क्लियर एकदम, कोई दिक्कत? CO2 मॉलिक्यूल को बनाया गया है, वहां पे दिखाया गया है। ये देखिए एग्जांपल में, एग्जांपल 4.4 आप देखेंगे तो यहीं पर देख पाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां वाले केस में क्या हो, यही स्ट्रक्चर बनेगा, बस इसको पलट दीजिए यहां पे, यानी इस ऑक्सीजन के पास अगर आप इसको नाम दे दे 1 और इसको 2 तो सेम स्ट्रक्चर यही आ जाएगा। क्या, ये देखिए यहां पे यही स्ट्रक्चर, बस इसका ऐसे उठा के ऐसे पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, अब की बार यहां पर ये देखिए निगेटिव चार्ज, फिर यहां ये कार्बन है ना, और साथ में ये डबल बॉन्ड, फिर यहां सिंगल बॉन्ड, फिर यहां पे प्लस चार्ज, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो यानी इस क्या हो गया, ये 1 2 3, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 3 हो गए। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 3, यानी एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, इनके कितने स्ट्रक्चर बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर 3। तो इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, उसको जरूरत नहीं है बनाने की, बस आप समझिए कि कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। जब तक पाई बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखिए कुछ मॉलिक्यूल हैं ऐसे, ऐसा होता है जैसे N2O में, CO में अभी देखते हैं सारे में, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि इंटरेक्शन हो रहा है। चूंकि ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इस पाई बॉन्ड को मान लीजिए किसी सिचुएशन में एक संभावना जताई जा रही है और इसी से सारा काम बनता है और इसी से हम स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं, इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात क्या हो गई कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इनको ये अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, तो जाहिर सी बात है जैसे ही अट्रैक्ट कर लेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स को पूरे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ इस बॉन्ड को हटा, ये बॉन्ड गायब है, चूंकि स्ट्रक्चर तो अब चूंकि यहाँ पे क्या है आप देखिए, अब ये वाला और ये वाला मॉलिक्यूल कह रहे हैं कि कौन सा स्टेबल है, तो भैया अगर आप बड़े सावधानी से देखें तो कार्बन के पास यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन के पास केवल 3 बॉन्ड है, बात को समझिए, जबकि यहाँ कितना कार्बन के पास 4 बॉन्ड है ना, तो यानी ये क्या है, ये मोर स्टेबलाइज है, ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये वाला कम स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी भी ऐसे चेक कर लेते हैं, तो इसको पूरे अच्छे से इसको नोट करिए, फिर आगे कुछ और स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, कुछ बातें और, यानी N2O का, नाइट्रस ऑक्साइड का हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है, बड़े आराम से कर लेंगे बिल्कुल। जो NCERT अकॉर्डिंग है उसमें जो फिगर बनाया गया क्लास 12 की बुक में वो इस तरीके का फिगर बनाया गया है और ये डैनी इस तरीके से बनाया गया है इसको। ठीक, होता कैसे इसको हम लोग डिटेल में फुर्सत में समझेंगे कब, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब, आप केवल अभी केवल नोट कर लीजिए। ठीक, यानी इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। देखिए इसके पास 3 बॉन्ड है, तो यानी कि यहाँ एक लोन पेयर हो जाएगा और इसके पास ये देखिए 2 2 4 2 6 लोन पेयर हो जाएगा। ठीक, ठीक इसी तरीके से यहां पर आएंगे आप, तो इसके पास अब 2 लोन पेयर बचा और इसके पास 2 लोन पेयर जो पहले से वो और ये, इस तरीके से मामला इसका सेट कर लीजिए। ठीक, कह रहे CO में देख लीजिए, तो आप CO जब बनाते हैं तो ये बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे और इसके पास 2 लोन पेयर यहाँ पे, अगर ये बॉन्ड यहाँ उठ के चला जाए और ये यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर हो जाता है इसका क्या, ये देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये इसके पास क्यों नहीं किया, क्योंकि चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो कहां जाएगा, कोई ऑर्बिटल ही नहीं बची उसके पास, यानी यहां पे जा सकता है, यहां पे इसके पास जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पास अभी केवल और केवल पूरे कंप्लीट ऑक्टेट नहीं, इसका 2 ये 2 4 2 6 2 कम है, तो यानी इसके पास जा सकता है। जब इसके पास जा सकता है तो हम ऐसे इसको देखेंगे, क्या हो जाएगा, ये देखिए इसके पास ये 2 लोन पेयर पहले वाला, फिर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पेयर। ठीक, कुछ इस तरीके से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। और ये जो बॉन्ड बन गया ये वाला, वो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड तो बॉन्ड रहेगा ना, ये इस तरीके से हो जाएगा बॉन्ड। ठीक, तो इसको बना लीजिए। आगे इसी तरह से O3 वाले को देखिए, O3 वाले में आप समझी गए, यानी ये बॉन्ड से बॉन्ड पे जा रहा है, यानी अब देखिए ये क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड इस पे नहीं जा रहा है बल्कि ये पाई बॉन्ड उठ के यहां आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, यानी यहां पर ये देखिए, बड़े आराम से केवल नोट कर लेना है, इसको समझेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है, यहाँ सिर्फ नाम और इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं, नोट नंबर 5 कि इन सम मॉलिक्यूल रेजोनेंस इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन कहां हो रहा है, कह रहे मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम, इसमें क्या हो रहा है, किसी मल्टीपल बॉन्ड से किसी एटम पर जा रहा है, जैसे यहां पर हमने देखा, तो यहां क्या हो रहा है, कहेंगे यहां से देखिए ये यहां आ गया, ठीक, और यहां से ये यहां आ गया, यानी मल्टीपल बॉन्ड उठ के कहां जा रहा है, किसी एटम पर, जैसा हमने देखा। कह रहे हैं या तो मल्टीपल बॉन्ड से टू ए बॉन्ड, जैसे ये मल्टीपल बॉन्ड था,
मल्टीपल बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा तो मल्टीपल कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे। यानी ये यहां से कहा इस वाले बॉन्ड पे आ गया, इसमें क्या हो रहा है देखिए यहां से इस वाले बॉन्ड पे उठ के आ जा रहा है। ठीक, तो ये दोनों कंडीशंस पॉसिबल हैं, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना, कुल मिला के डिलोकलाइजेशन होना। इस चीज को हम लोग डिटेल में कहां पढ़ेंगे, रेजोनेंस में, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस पढ़ेंगे तब। अगली कहानी है, कह रहे कि इन सम मॉलिक्यूल, यानी सम मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस ड्यू टू पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर या फिर चार्ज। अब एक कंजुगेशन क्या होता है, जब सुनिए कंजुगेशन सिस्टम बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, केवल क्या करना है हमें, नोट कर लेना है। ठीक, नोट, ये बाद में बिल्कुल समझ में आएगा। नोट नंबर 1, यानी ये देखिए किसी एटम पर अगर ऐसे, जब कार्बन आप पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऐसे अगर प्रेजेंट हो, जैसे कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इस तरीके से है ना, या ऐसे डबल बॉन्ड यहां पे बनाइए, वहां नहीं यहां, तो यानी क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट, ये क्या कहते हैं इसको, यानी कंजुगेशन में, यानी अल्टरनेट अगर ये चीज प्रेजेंट हो तो कहेंगे क्या है, एक कंजुगेशन सिस्टम है या कंजुगेशन। इतनी बात क्लियर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यानी अगर इसको मिटा दिया जाए तो यानी हम ये कह दें कि अगर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फिर इस तरीके से प्रेजेंट हो, पहले क्या ट्रिपल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये क्या है, यानी कंजुगेशन में हमें मिलेगा। यानी अल्टरनेट कंजुगेशन में लिख लीजिए यहां पे, अल्टरनेट प्रेजेंट हो, है ना, अल्टरनेट प्रेजेंट हो तो हम कंजुगेशन कह देंगे, पहली बात। दूसरी एक चीज बात यहां पे कि जैसे कोई एटम है ए, ठीक, जैसे यहां पे डबल बॉन्ड है, फिर कोई चीज एटम होगा, कोई कार्बन का हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, फिर उसका सिंगल बॉन्ड, फिर इसके बाद कोई एटम लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, यानी देखिए सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यानी ये क्या है, कंजुगेशन में है। या फिर यूं कह ले कि डबल बॉन्ड हो फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद कोई एटम ए हो, उस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये क्या है, कंजुगेशन में है। बात समझ में आ रही, ये क्या है, कंजुगेशन में है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये कहते हैं, यानी ये सी और उसका डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सी और उसका क्या लगा, ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है। ठीक ठीक इसी तरीके से यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, फिर यहाँ पे कोई चीज एक्स हाइड्रोजन, इसके पास ये देखिए लोन पेयर है, या नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से, या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है इस तरीके से। यानी क्या देखिए, डबल बॉन्ड ये आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये क्या है, अल्टरनेट आ रहा है ये, तो ये क्या है, कहेंगे ये कंजुगेशन बन गया। ये क्या बन गया, कंजुगेशन बन गया। और जब ये कंजुगेशन किसी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता हो तो यानी कि उसमें क्या होगा, रेजोनेंस जरूर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरीके से आप एक तीसरा वाला बना लीजिए, ये भी जरूरी है। ठीक ठीक, तीसरा ये कि मल्टीपल बॉन्ड हो कोई भी, ठीक, सिंगल बॉन्ड, फिर ए पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, या फिर इसी तरीके से हम कह सकते हैं यहां पे ए पे कोई एटम है जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, फिर यहां ये जुड़ा हो किसी सिंगल बॉन्ड से, फिर उसके बाद कोई एटम एक्स हो जिसपे लोन पेयर हो, यानी यहां क्या होगा, देखिए लोन नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर, यानी ये सब सिचुएशन अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई जाएंगी तो उसमें क्या होगा, उसमें जरूर रेजोनेंस होगा। बस आपको नोट कर लेना है इसमें, इसको नोट करिए, फिर इसके जरा एग्जांपल देखते हैं अभी, क्योंकि बिना एग्जांपल से कैसे समझ पाएंगे। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसको क्या कहते हैं, यानी कंजुगेशन में, यानी ये सब सारे स्ट्रक्चर क्या है, कंजुगेशन सिस्टम रखते हैं। इसको कंजुगेशन सिस्टम कहते हैं या कंजुगेशन कहते हैं, ये चीजें जो है कंजुगेशन में, ये देखिए कंजुगेशन में है। ठीक, इसे क्या कहेंगे, कंजुगेशन, याद रहेगा, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, ये क्या है, कहेंगे कंजुगेशन में। देखिए ये क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते जरा एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हम काम की बात अब पढ़ने को मिलेगी। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग, एग्जांपल देखते हैं, जैसे CO2 कार्बोनेट आयन का, किसका, CO3-2 का, ठीक है, CO2 नहीं, CO3-2 का कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर देखते हैं। कि यहां होता है कार्बन, फिर ये ऑक्सीजन, और आपको पता है इस पे और इस पे, ठीक, नेगेटिव चार्ज होते हैं। पूरे मॉलिक्यूल पे आप एक साथ दिखाइए, क्योंकि इस पे फॉर्मल चार्ज दिखा लेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं, या यहां नेगेटिव या यहां नेगेटिव दिखा लीजिए। ठीक, ये देखिए यहां क्या हो रहा,
इसका मतलब आप अगर देखें बड़े ध्यान से तो ये डबल बॉन्ड यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसको चिन्हित कर लें, आप निशान बना लें, 1 है, ये 2 है, ये 3, तो इस कार्बन के बीच में होगा, जब यहां होगा तो नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट कर जाएगा, ठीक, ये वाली बात है। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, कहेंगे देखिए ये वाला बॉन्ड यहां चला जाए उठ के, ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला, ये देखिए इसका नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर आप दिखा लेंगे, ये यहां चला जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये हो जाएगा कि यहाँ पर क्या हो गया, ये जो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया डबल बॉन्ड। बात को समझिए, ठीक, ये हो गया सिचुएशन। यानी यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे कैसे अल्टरनेट हम देख रहे हैं, यहां देखिए यहां क्या है, एक लोन पेयर, बात को समझिए, एक लोन पेयर, अगर इस ऑक्सीजन के पास अगर आप लोन पेयर दिखाना चाहें तो लोन पेयर दिखा लीजिए, इसमें कौन सी बात है। अगर आप पूरे पे ये ऐसे दिखाना चाह रहे हैं, ऐसे नेगेटिव चार्ज, ऐसे, जो कि तरीका यही है कि -2 यहां पर, ठीक, ये इस तरीके से, तो इसके पास लोन पेयर तो होंगे अपने, वो लोन पेयर यानी ये वाले दो वाले, ये हैं, बिल्कुल हैं, वो कहां जाएंगे, वो तो कहीं नहीं जाएंगे, बस एक एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता थी, तो ये देखिए यहां चला जाएगा उठ के, और ये वाला बॉन्ड यहां पर, जिसके पास दो लोन पेयर ये भी है, ठीक, इसका बस यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इसलिए -2 चार्ज लगा हुआ भी है, यानी ये वाला कहां से उठ के चले, यहां, तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो आप यहां नेगेटिव शो करके दिखाइए चाहे वहां पर, दोनों बातें सही है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब हम लोग चल रहे थे वो सही था। आप समझ में आ गई बात, यानी यहां हम क्या बना ले भैया, नेगेटिव चार्ज बना ले, ठीक, इस पे एक नेगेटिव चार्ज यहां दिखा लीजिए, एक नेगेटिव चार्ज यहां दिखा लीजिए। अब सवाल ये था कि ये वाला बॉन्ड यहां चला गया, ये यहां पे, तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से यहां पे देखिए, ठीक, जो ये नेगेटिव चार्ज आप शो कर रहे हैं, इसके पास देखिए ये लोन पेयर भी है ना, ये वाला, अब अगर इसी तरीके से ये वाला उठ के कहां चला जाए, यहां, ठीक, और ये वाला कहां चला जाए, इसके पास, ये बात, तो यानी आप क्या देख रहे हैं कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे क्या देखा आपने, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर, ये क्या हो क्या रहा है इसमें, यानी कंजुगेशन है, जब इस तरीके का कंजुगेशन दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पर क्या होगा, यह रेजोनेंस होगा, और इस रेजोनेंस से आप देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी एक एटम पर नहीं रुक रहा है, बल्कि इस पे आ रहा है, फिर इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस तरीके से मूव करता हुआ, यानी चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी चार्ज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या आयंस इक्वल टू क्या होता है, किसी एनायन की या किसी आयंस की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करना होता है कि उसका चार्ज जितना पॉसिबल हो सके उतना कम हो, तो ये स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं बार बार कि एक बार हम रखेंगे, एक बार तुम रख लेंगे चार्ज, ये ऑप्शन कहेगा यार हमको भी एक बार दे दो, तो यानी एक दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हो जाएगा, ये देखिए ये वापस से इस पे नेगेटिव चार्ज, अब की बार फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक, ये इसका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। इतनी बात क्लियर है, इसी तरीके से बनता है। अब इसको डिटेल्ड स्टडी हम लोग कहां करेंगे, कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, और भैया वहां इसलिए करेंगे कि वहां बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है ना, तो यहां बहुत बेसिक बातें थी। अब चलते हैं, हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ या नोट नंबर 7, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नोट नंबर 7 या 8 जो भी हो आप देख लीजिएगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक, तो लिखिए फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल या आयंस, फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग फॉर ऑक्सीजन कंटेनिंग, ठीक, मॉलिक्यूल, ठीक, अरे मॉलिक्यूल या फिर एनायंस, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक, हैविंग आइदर
पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, इस तरीके से जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लिखेंगे, सारे एग्जांपल लिख लीजिए, कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं वो भी लिख लीजिए। जैसे कि आपको पूछा जाए कि CO3-2 का कितना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यानी इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, वो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, कहेंगे इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे भैया कितना, 3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी तरीके से कह रहे हैं NO2-, ये इसके लिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 2। ठीक इसी तरीके से कह रहे हैं कि CH3COO-, कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे इसके, 2। ठीक इसी तरीके से बता रहे हैं कि आप बता सकते हैं ClO4-, ClO4-, कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4। बात समझ में आ रही। PO4-3, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4। ठीक इसी तरीके से एक एग्जांपल है NO3-, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके, 3। ऑक्सीजन के लिए ये हम लोग वैलिड है, बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसलिए हर जगह वैलिड नहीं है। लेकिन आप इतना अगर देख लेंगे, इतना ध्यान रखेंगे, तो आपको आप किसमें है किसमें नहीं है, किसमें है, इतने से भी काम चल जाएगा। अब ये सवाल बहुत कम आते हैं, फिलहाल आने की संभावना रहती है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक ना। एक्सेप्शन, कुछ इसके एक्सेप्शन भी है, जैसे यहां पर बताया जा रहा है क्या, और एक एग्जाम्पल यहां लिख लीजिए, और जैसे MnO4, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक, कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा इसका, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। एक्सेप्शन है इसमें, जैसे CO2 में, अभी आपने CO2 देखा तो कितने हो रहे हैं, कहेंगे इसमें 3 हो रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक इसी तरीके से यहां देखिए P2O4-6 नहीं -4, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कहेंगे इसके 6 होते हैं। ठीक इसी तरह से क्रोमियम का है ना, CO2 Cr2O7, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कहेंगे इसमें 6 होते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन भी है, तो इसको ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेनली आप ध्यान रखेंगे तो ज्यादातर आपको मिलेगा इन्हीं में से कोई ना कोई एक एग्जांपल मिल जाता है, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आया तो, वरना यह सब पूछा नहीं जाता। इसके एप्लीकेशंस खूब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, खूब जम के, ठीक है, खूब भर भर के आता है। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं अब एप्लीकेशन। चलिए एप्लीकेशन में, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस के क्या एप्लीकेशन है, इनके बारे में बात होगी। तो पहला एप्लीकेशन तो यह है कि स्टेबिलिटी ऑफ आयंस हम इससे पता कर लेते हैं। ठीक, तो आपको बस यही लिख लेना है, यानी इससे हमें क्या मिल जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, और इसके एग्जांपल के तौर पर आप लिख लेंगे। पहला स्टेबिलिटी ऑफ आयंस क्या होता है, तो कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना, पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का बिखराव, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। जैसे कि CO3 में अभी हम लोगों ने देखा है कि वो चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्ज हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तीसरे पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, इस तरह से ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन मूव करता है। तो ये चीज जितना ज्यादा होगी, उतर जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर CO3-2 जो कार्बोनेट -2 है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 हो जाता, तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, वो 5, अब 5 मॉलिक्यूल पे, यानी एक, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरीके से फॉर्म पे, वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरीके से जो फॉर्म है उस पर वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ आयंस क्या होती, बढ़ती चली जाती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है कि एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि आप बताइए ClO4-, ठीक, उसके बाद ClO3-, उसके बाद ClO2-, ठीक, उसके बाद ClO-। इनके अलग अलग नाम हैं, बाद में इसको सीखेंगे। ठीक, इसमें कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो जाहिर सी बात इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 4।
तो हमें अभी पढ़ रहे हैं हम लोग की स्टेबिलिटी ऑफ आयंस होगी, जो भी आयंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। जिसके जितने ज्यादा हों यानी इसका सबसे ज्यादा होगा, इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। ठीक, तो यानी क्या हो जाएगा इसका, यानी 1 का मतलब कोई नहीं, सिर्फ ये अकेला रहता है, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो एक तो ये चीज हम देख लेते हैं, इसको ये एप्लीकेशन है इसका। दूसरा इसी तरीके से आप एग्जांपल अगर देखना चाहें तो आप आसानी से देख लेंगे। क्या दूसरा एग्जांपल इसी तरीके से, चलिए ये सब एग्जांपल अब पुराने हो चुके हैं, अब नहीं आते, ठीक है ना, जाने दीजिए इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर इसको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए अब कुछ बातें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे चलते, एक एप्लीकेशन और इसका देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, दूसरा एप्लीकेशन बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। चलिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए फॉर पॉलीएटॉमिक, ठीक, ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायंस, ऑक्सीजन कंटेनिंग अनायंस, जो अनायंस होते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग, इनके लिए क्या करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। हालांकि ये सब अब बहुत कम पूछा जाता है, सिर्फ हम लोग जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। जो नोट से पहले जितना चीज था वही एनसीईआरटी में और 3-4 शुरुआत के नोट, बाकी सब चीजें अब हम लोग केवल जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। यानी बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, कहेंगे यहाँ पे 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, फिर माइनस का माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, अपन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हो गया फॉर्मूला। अब आ जाइए एग्जांपल नंबर 1, कह रहे हैं कार्बोनेट, ये है CO3-2। याद रखिए किसके लिए है ये वैलिड, ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायंस के लिए, बड़े ध्यान की बात है बस इसके लिए। मोस्टली इसी से सवाल भी आता है, इसीलिए इसके लिए पहले पढ़ लीजिए, बाकी सब बात की बात है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं इसके लिए CO3-2, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका बता दीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कहने 2 इंटू ऑक्सीजन एटम कितने हैं 3, और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी मतलब माइनस प्लस हमें नहीं देखना है, यानी ये हो जाएगा अपान 3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 3 6, 6 में से 2 गया 4, 4/3, ये हो जाएगा 4/3। ठीक, इसी तरीके से एक एग्जांपल और लीजिए, कह रहे हैं PO4-3 में, देख लीजिए PO4-3 में, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे देखिए 4, ठीक, 2 × 4 और माइनस का फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो कि कितना है 3 है, ये कर लीजिए, अपान क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए। तो 4 × 8 में से 3 गया 5, 5/4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लीजिए, अब इधर की तरफ एक एग्जांपल और लिए हैं, कह रहे ClO4- में बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, किसमें ClO4- में बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, कहेंगे 2 और यहाँ पे गुणे कितना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना 4, और यहाँ कर देंगे -1, ठीक, अपान कितना 4, आंसर कितना आ जाएगा 7/4, ये बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक बातें रही रेजोनेंस में, ठीक, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है इसी के अकॉर्डिंग। हालांकि इसके अलावा रेजोनेंस बहुत डिटेल में है, लेकिन उन सब की अब कोई जरूरत नहीं, हम लोग 11th-12th में नीट में इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये केवल जनरल नॉलेज के लिए हम लोग केवल पोथी भर रहे हैं, और ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत कम चांस है कि इन सब चीजों से क्वेश्चन आए। हाँ, लेकिन इसके एप्लीकेशंस पढ़ने को मिलेंगे आपको जगह जगह, और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा मिलेंगे। ठीक, तो अब मिलते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो कि डाइपोल मोमेंट, बहुत यानी पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड है ना, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा लेक्चर, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत मेहनत से एकदम आराम से चीजों को समझेंगे, कोई बहुत खास और बहुत टफ चीज नहीं थी, बहुत ही आसान चीज थी। ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।